वेलकम दोस्तों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सी प्रोग्रामिंग बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं यूनिट 4 है, वो बीसीए सी का सी प्रोग्रामिंग में। और यूनिट 4 में सबसे पहला जो टॉपिक हम देख रहे हैं एल्गोरिदम। इसके पार्ट जो हमने 2 पार्ट में इस वीडियो को बन रहा है। पहला पार्ट बन चुका है जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग स्टेप्स टेक्निक और हमने देखा था प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, वो वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर, आप उसको जाके देख सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम का यूज़ क्यों करते हैं और एल्गोरिदम क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि एल्गोरिदम होता क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम को, जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस को ही हम एल्गोरिदम कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि एन एल्गोरिदम इज़ एन स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। यानी एन एल्गो इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। सो ये तो हम बात कर गए डेफिनेशन के विषय में कि एल्गोरिदम क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम की स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस को एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। सो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एल्गोरिदम के बारे में, तो हमने ये आपको बताया कि जो हमारी एल्गोरिदम होती है इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। यानी किसी भी प्रॉब्लम को जब हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो उसे ही एल्गोरिदम कहते हैं। तो अब जब हम बात करें स्टेप बाय स्टेप की, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी स्टेप होगी वो फाइनाइट होगी। फाइनाइट का मतलब होता है कि उसमें एक लिमिट होगी कि वो 10 स्टेप में ख़त्म होगा प्रोग्राम, या 15 स्टेप में होगा, या 20 स्टेप में होगा, या 500 स्टेप में होगा। तो जैसा कि पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि इट इज़ अ फाइनाइट स्टेप ऑफ सीक्वेंस इंस्ट्रक्शंस। यानी पहला पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो इस प्रॉब्लम होगी उसमें नंबर ऑफ स्टेप जो होंगे वो लिमिटेड होंगे। तो या फिर कह सकते हैं कि उसकी एक लिमिट होगी कि 1 से लेकर 10 तक के स्टेप में, 1 से लेकर 100 तक के स्टेप में हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब सेकंड है कि हर स्टेप में आपको प्रोसेस लिखना होता है कि हम पहले स्टेप में क्या प्रोसेस करेंगे, फिर दूसरे स्टेप में हम क्या प्रोसेस करेंगे, और इस तरह से हम अपनी प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करते चलते हैं। अब इसका एक एग्जांपल अगर हम देखना चाहें जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल होगा तो वो है रेसिपी की बुक। आप सभी लोग जानते हो कि कुकिंग रेसिपी, बहुत से लोग जो है रेसिपी की बुक परचेज़ करते हैं। कोई ऑनलाइन देखता है, कोई बहुत सारी चीज़ों के थ्रू लोग खाना बनाने के जो शौकीन होते हैं वो रेसिपी या कुकिंग डिश खरीदते हैं, और उसमें जो कुकिंग करने के तरीके होते हैं वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होते हैं। चलिए इसी को हम एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं प्रोग्रामिंग की स्किल से कि आखिर एल्गोरिदम हम लिखेंगे कैसे। जनरल सी बात है कि एल्गोरिदम में कोई ग्रामर नहीं होता या कोई इसका अलग सिंटैक्स नहीं होता। जनरल इंग्लिश की जो कम्युनिकेशंस होती है जिसमें आम बोलचाल में हम लोग बात करते हैं इंग्लिश के, उसी तरह से ही एल्गोरिदम को लिखा भी जाता है। तो जैसे कि एल्गोरिदम में अगर हम बात करें कि एक प्रोग्राम बनाते हैं कि 2 नंबर के सम का प्रोग्राम देखते हैं कि राइट अ प्रोग्राम इनपुट 2 नंबर एंड फाइंड देयर सम सो ठीक है, राइट एन प्रोग्राम नॉट राइट अ एल्गो। हम क्या करते हैं कि हम एल्गो लिखते हैं, सिंपल सी बात है। अमूमन बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि एल्गोरिदम और प्रोग्राम में अंतर होता है। ठीक है, बात तो सही है, सिंटैक्स के फ़र्क तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, बट अगर आप सी का प्रोग्राम बना सकते हैं या अगर आप कोई प्रोग्राम बना सकते हैं अगर, तो आप उसका एल्गो भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चे प्रोग्रामिंग करें, क्योंकि वो प्रोग्राम बनाने अगर आ जाएगा तो आप इजीली एल्गोरिदम भी डिज़ाइन कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो अगर हम सी के प्रोग्राम में 2 नंबर के संग प्रोग्राम को ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम करते क्या हैं। अब आप हैश इंक्लूड वगैरह सोचेंगे, छोड़ दीजिए, हैश इंक्लूड की बात नहीं, वो सिंटैक्स है, वो सी के सिंटैक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने ये देखा कि हमें 3 वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, एक होगा ए, एक होगा बी, और एक तीसरा सम होगा जिसमें हम रिजल्ट को रखेंगे। तो यानी स्टेप फर्स्ट ये कहता है कि डिक्लेयर वेरिएबल्स ए कॉमा बी एंड सम। किस टाइप का डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर नंबर रख रहे हैं तो सभी को हम इंटीजर डिक्लेयर करते हैं। तो हमने स्टेप फर्स्ट देखा कि सीधा सीधा डिक्लेयर वेरिएबल ए बी एंड सम एज इंटीजर,
यानी हम इसे इंटीजर टाइप में डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, ये तो पहला स्टेप हो गया हमारा। अब स्टेप 2 क्या करता है, आप सोचिए जरा। स्टेप 2 में हम यूज़र को कोई मैसेज पास करेंगे जहाँ पे बोलेंगे भाई तुम प्लीज़ इनपुट करो 2 नंबरों को। तो ठीक है, यही सेम लिखते हैं कि डिस्प्ले अ मैसेज टू एक्सेप्ट वैल्यू फ्रॉम यूज़र। देखिए जनरल इंग्लिश लिख रहे हैं, जैसे हम लोग जनरल इंग्लिश में बात करते हैं एज इट इज़, हम बस उसी इंग्लिश के ही थ्रू लिख रहे हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको कुछ अलग से एफर्ट करना हो, समथिंग लाइक नहीं। जनरल जैसे इंग्लिश में बात करते हैं तो डिस्प्ले मैसेज टू एक्सेप्ट वैल्यू फ्रॉम द यूज़र, ये हमने डिस्प्ले करा दिया। अब यूज़र मैसेज को पढ़ेगा तो क्या एक्शन प्रोसीड करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब यूज़र इनपुट करेगा, तो इनपुट करेगा ए और बी में, उसको हम स्टोर करा लेंगे ना। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे स्टोर द वैल्यू इन ए एंड बी। जैसा हमने यहाँ देखा कि हमने क्या किया, जो भी वैल्यू इनपुट करेगा या देगा उसको हम ए और बी में स्टोर करा लेंगे। अब स्टेप 4 क्या होगा, जब इनपुट तो हमें मिल गए तो हमें दोनों नंबरों को यानी ए और बी को जोड़ देना है, और जोड़ कहाँ रख देना है, सम नाम के वेरिएबल में। तो स्टेप 4 यही होगा कि स्टेप 4 ऐड ए एंड बी एंड स्टोर इनटू व्हाट, सम। कहाँ स्टोर करना है, सम के अंदर करना है। यानी हमने ए ऐड किया ए एंड बी को और स्टोर कर दिया सम के अंदर। अब इसके बाद क्या स्टेप हो सकता है कि भाई ऑब्वियसली बात है सम, अब हमें सम को शो कराना क्योंकि सम में ही हमारा रिजल्ट है। तो स्टेप 5 जो हमारा बनता है वो बनेगा डिस्प्ले सम, बस सम को डिस्प्ले करा दीजिए और अब हमारा रिजल्ट भी शो हो गया। तो अब हमारा प्रोग्राम ख़त्म। तो स्टेप 6 हम क्या करेंगे कि एग्जिट का एक प्रोग्राम बना देंगे, एग्जिट लिख देंगे ताकि हम ये समझ सके कि यहाँ हमारी प्रोग्राम फिनिश हो रही है। तो बस सिंपल सा बात है, यही आपकी एल्गोरिदम थी कि यहाँ पर आपने क्या किया कि जो है सारे प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप लिखा। जैसे रेसिपी में लिखते हैं कि पहले आप एक सिंपल सी बात, एक चाय की रेसिपी अगर आप जाने की, चाय एक नॉर्मल थिंग है, सभी को बनाने आता है, तो उसमें लिखा जाता है, आप भी चाय बनाना जानते होंगे, तो क्या होता है उसमें पहले आप कोई बर्तन ले लीजिए सस्पेन या फिर जिसमें आपको चाय बनाना है, उसमें पानी डालिए, फिर दूध डालिए, फिर इसको खौलाइए, फिर उसमें चीनी चाय पत्ती डाल के उसको खौला लीजिए, होता है ना, और फिर इसको छान के दे दीजिए। तो एज़ इट इज़ जैसा कि उसमें स्टेप बाय स्टेप चलना था, तो उसी तरह हम यहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको लिखते हैं एक क्लियर फॉर्म में ताकि यूज़र उसको पढ़ के समझ सके। तो अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक के बारे में, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स की, मतलब विशेषताएँ की, कि अब एल्गोरिदम की विशेषता क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहला हमने ये देखा कि इसमें हमें वेल डिफाइंड इनपुट होता है और वेल डिफाइंड आउटपुट होता है। अगर हम इस जगह देखें तो आपने साफ साफ यहाँ पे इनपुट के लिए बोल दिया कि स्टोर द वैल्यू इन ए एंड बी, नहीं कि ए एंड बी में ही वैल्यू लेनी है। देखिए कितना क्लियर बोला आपने, कि कोई भी पढ़ेगा समझ जाएगा कि ए और बी में इनपुट लेना है। और आपने यहाँ पे 5वें स्टेप में लिखा डिस्प्ले सम, इसका मतलब कि यहाँ पे डिस्प्ले भी एकदम प्रिसाइज है। तो इसका मतलब ये कि इनपुट एंड आउटपुट जो होती है वो एकदम प्रिसाइज होती है कि यहाँ पर आपने किस में इनपुट करना है और किस में आउटपुट करना है। तो इसमें कम से कम एक इनपुट तो होगा ही और कम से कम एक आउटपुट तो आपको सामने शो हो नहीं होना है, क्योंकि इनपुट एंड आउटपुट तो होगा ही। अब बात आती है डेफिनेटनेस के। डेफिनेटनेस बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं अपने एल्गोरिदम में, जिस भी स्टेटमेंट के थ्रू हम या जो इंग्लिश के थ्रू हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप लिखें कुछ और उसको समझ में कुछ और आए। तो एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कि कन्फ्यूज़न ना हो कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं या लिखना आपने क्या है, और पढ़ के उसने किसी चीज़ को अलग तरीके से समझ लिया हो। यानी जो आप लिख रहे हैं, यानी जो आप समझाना चाह रहे हैं, एज़ इट इज़ सामने वाला बंदा पढ़ के उसको वही फॉर्म में समझे। ऐसा ना हो कि आपने लिखा कुछ है और जब कोई दूसरा बंदा उसको पढ़ा तो उसके अंदर एम्बिग्यूअस आ गया, वो समझ नहीं पाया कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। तो एल्गोरिदम की खासियत होती है कि हम एम्बिग्यूअस कोड या कंटेंट नहीं लिखते हैं, हम एकदम क्रिस्टल क्लियर लिखते हैं ताकि सामने वाला बंदा पढ़कर समझ सके। अब नेक्स्ट स्टेप हम देख सकते हैं कि फाइनाइटनेस, मतलब ये होता है कि हमारी जो एल्गोरिदम है, जैसे आपसे कोई पूछेगा कि भाई सम का प्रोग्राम कितने स्टेप में ख़त्म करो होगा, तो अब सिंपल का 6 स्टेप लगेंगे टोटल। देखिए कितना प्रिसाइज, एग्जैक्टली प्रिसाइज 6 स्टेप में प्रोग्राम आपका ख़त्म हो गया। दैट मीन्स कि ये फाइनाइटनेस होता है कि आपके एल्गोरिदम की कितनी स्टेप चलेगी, कितना स्टेप में ख़त्म होगा, तो ये हमें पता होता है। तो दैट इज़ द रोल ऑफ फाइनाइटनेस। उसका नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि यहाँ पर एक गुड अप्रोच है, यानी कि कोई भी प्रोग्रामिंग करने से पहले हम जब एल्गोरिदम लिख देते हैं
तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि प्रोग्रामिंग करते समय हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो प्रॉब्लम आनी थी वो तो फंडामेंटल टाइम में आएगी, बिगिनिंग टाइम में आएगी। बिगिनिंग मतलब एल्गोरिदम के टाइम पे आएगी कि जब आपने एल्गोरिदम डिज़ाइन किया तो उस समय पर प्रॉब्लम आएगी। तो लेकिन हुआ ये कि आपने पहले ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, अब सिर्फ कोडिंग करनी बचा है। तो कितना आसान कर दिया आपने कि जो प्रॉब्लम आनी थी वो आपने पहले ही रिजॉल्व कर ली। तो इसीलिए ये काफ़ी इफ़ेक्टिवनेस होता है इन टर्म्स ऑफ बिफोर द राइट ऑफ सोर्स कोड, यानी कि सोर्स कोड लिखने से पहले ये आपने सारी प्रॉब्लम को पहले ही जो है सॉल्व कर दिया, इसलिए ये इफ़ेक्टिवनेस हो जाता है। तो चलिए, ये तो बात हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हमने की। अब बात करते हैं एल्गोरिदम को डिज़ाइन कैसे करते हैं। ये बात समझने की बात है कि एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है सूडो कोड और एक होता है फ्लो चार्ट। ठीक है, ये हमें ध्यान रखिएगा कि सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट इज़ अ पार्ट ऑफ द एल्गोरिदम, यानी इट इज़ प्रोवाइडिंग द वे टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिदम। कि एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक सूडो कोड के थ्रू करते हैं, एक फ्लो चार्ट के थ्रू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है। अभी जैसा हमने एल्गोरिदम बताया कि एल्गोरिदम में स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके को एल्गोरिदम कहते हैं, और इसी स्टेप बाय स्टेप को अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे फ्लो चार्ट कहते हैं। फिर समझ लीजिए कि फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ योर स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। यानी एल्गोरिदम को पहले समझो कि एल्गोरिदम क्या कर रहा है, कि एल्गोरिदम इज एन स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। सो इस स्टेप बाय स्टेप को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो ये फ्लो चार्ट कहलाता है। इज़ दैट क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेप को, जब स्टेप बाय स्टेप को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे फ्लो चार्ट कहेंगे। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिंबल का पता होना चाहिए कि हम किन सिंबल के हेल्प से चीज़ों को ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम सिंबल की स्टडी करने जा रहे हैं कि फ्लो चार्ट सिंबल्स क्या क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर, मोस्ट प्रॉपर्ली एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सूडो, ये विद्यापीठ के पेपर में हर साल पूछता है, इवन हर 1 साल पर। आप किसी साल के पेपर उठाइए, आपको इन तीनों में से कोई एक टॉपिक तो ऑलवेज मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको फोकस बना के पढ़िएगा कि एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। फ्लो चार्ट की अगर बात करें तो दिस स्टेप व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग इन द पिक्टोरियल फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म इज़ नोन एज फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट सिंबल्स में सबसे पहले आता है टर्मिनेटर, मतलब जैसे नाम से लग रहा होगा टर्मिनेट मतलब स्टॉप करने के लिए। तो हम ये ओवल सिंबल का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट या फिर बिगिन करने के लिए। देखिए यहाँ पे टर्मिनेट एंड बिगिन दोनों होना चाहिए। तो स्टार्ट एंड स्टॉप, स्टार्ट एंड स्टॉप हम इसी सिंबल से ही करते हैं, यानी कि ओवल से स्टार्ट भी करेंगे और ओवल पे ही एंड भी करेंगे। इसको हम एग्जाम्पल तो समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो रेक्टेंगल बॉक्स देख रहे हैं इसे प्रोसेस बॉक्स कहते हैं, यानी जितना भी प्रोसेस से रिलेटेड वर्क होगा वो सभी इसी प्रोसेस यानी रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा, यानी बॉक्स में होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स जो ये डायमंड शेप आप देख रहे हो इसे हम लोग कहते हैं डिसीजन बॉक्स। और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो एरो लाइन है। एरो लाइन हमें फ्लो को बताता है कि हमें किस प्रोसेस के बाद किस प्रोसेस की तरफ बढ़ना है, उसको हम लोग कहते हैं एरो। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, देख लेते हैं क्या मिसिंग पॉइंट है, क्योंकि एक यहाँ पर इनपुट नहीं बटन दिख रहा है, इनपुट का फिगर नहीं बना है। चलिए इनपुट का हम बात कर लेते हैं इसी सीक्वेंस में। देखिए ये जो पैरेललोग्राम का इस्तेमाल होता है वो इनपुट के लिए होता है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम कोई पैरेललोग्राम बना रहे हों तो उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे इनपुट के लिए। जस्ट ए मिनट। तो हमने यहाँ पर एक ये जो पैरेललोग्राम बनाया गया है इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग इनपुट के लिए। तो ये सिंबल्स हमने देखा, ये इनपुट के लिए यूज़ होता है। और अगर हम इसी को रेक्टेंगल बनाएंगे तो ये प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये आपका प्रोसेस के लिए हो गया। और जैसा मैंने बताया कि ओवल का इस्तेमाल जो है वो स्टार्ट और स्टॉप दोनों के लिए होता है। स्टार्ट एंड स्टॉप दोनों के लिए होगा।
उसके बाद हमने देखा यहाँ पर जो है डायमंड शेप का इस्तेमाल जो है वो डिसीजन के लिए और लूप के लिए होता है। डिसीजन और लूप के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ बेसिक सिंबल्स हो गए फ्लो चार्ट के, और इस पे एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम सिंपल सा एक एग्जांपल को उठा रहे हैं कि ताकि हम समझ सकें। हमने एक प्रोग्राम बनाना है कि राइट अ प्रोग्राम इनपुट 2 नंबर एंड फाइंड सम, हमें सम कराना है। तो ऐसे में जो है आइए यहाँ पे ये भी समझिएगा, इनपुट और डिस्प्ले के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इनपुट और डिस्प्ले के लिए। तो चलिए, जैसा हमने बताया कि आपकी जो प्रोग्राम की स्टार्टिंग है वो जो है ओवल से होगी, तो आपने यहाँ पहला ओवल बना लिया और यहाँ पे आपने जो है लिख दिया कुछ भी, स्टार्ट कुछ नहीं लिखना, स्टार्ट लिखना है। तो ये आपने स्टार्ट कर लिया। देन उसके बाद जो है फिर हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे इसको कि अगला जो स्टेप है वो किधर जाना चाहिए। तो हमने ये एक एरो बना लिया कि अगला जो स्टेप होगा नहीं कि ये हमें किस तरफ लेके जाएगा। तो ये हमने एरो बना लिया। अब इसके बाद सेकंड जो है वो हम इनपुट बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि हम इनपुट करने जा रहे हैं। तो इनपुट करेंगे, सबसे पहले हमें जो डिक्लेयर भी करना होगा। तो डिक्लेयर करने के लिए हम लोग प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। और हम लोग क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं 3 वेरिएबल, यानी इंटीजर या ए बी एंड सम डिक्लेयर एज इंटीजर। तो हमने यहाँ पर एज इंटीजर डिक्लेयर कर लिया, ए बी सम को एज डिक्लेयर। देन उसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं और देन अब हम इनपुट करेंगे ए और बी पर। चलिए इनपुट कराते हैं। थोड़ा सा इसको हम पहले साइज़ को चेंज कर लें ताकि जो है ये हमने इनपुट करा लिया। अब इसमें हमने इनपुट कराना है ए और बी पर, तो हमने यहाँ पर लिख लिया इनपुट इन ए और बी, इनपुट इन ए एंड बी। ये हमने इनपुट करा लिया। कराने के बाद फिर हम प्रोसेस कराएंगे अब। तो चलिए प्रोसेस कराने के लिए फिर हम एक प्रोसेस का बॉक्स बनाते हैं और ये हमारा प्रोसेस बॉक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर हम करेंगे ये कि जो है सबको जोड़कर सम में रखेंगे, ए और बी को जोड़कर। तो यानी यहाँ पर प्रोसेस बॉक्स में लिखा सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। और जी सम को हमें डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए भी हम जो है इनपुट और डिस्प्ले बटन का इस्तेमाल करेंगे, तो सिंबल का। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमने पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर लिया और देन उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्प्ले करा लिया सम को, डिस्प्ले सम। और क्योंकि हमें एरो भी कनेक्टर भी लगाते चलना है, तो ये हमने यहाँ पर करा लिया। और लास्ट में फिर हम क्या करेंगे कि अपने प्रोग्राम को हमें स्टॉप भी करना होगा, तो अब हम स्टॉप करेंगे। तो यहाँ हमने सिंबल बनाया स्टॉप के लिए, तो ये हमने स्टॉप बना लिया और इसको भी हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो डियर ये था एग्जांपल फ्लो चार्ट का, जिसमें कि हमने इसको देख लिया अच्छे से कि कैसे हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। और ये हमने एग्जांपल सम का एक छोटा एग्जांपल लेके फ्लो चार्ट के तो समझाने का एफर्ट किया आपको, ताकि आप इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ सकें कि कैसे कोई प्रोग्राम ड्रॉ होता है। तो इस लेक्चर में अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसके आगे के पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, ठीक है, 3rd वीडियो, क्योंकि लेक्चर नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आप इसको पढ़िए, ये नोट्स आपको हम अवेलेबल करा देंगे ताकि जो है आपको लिखना ना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आगे तो हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।